हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 जून 2025 का इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। और आज हम लोग करने वाले हैं तीन चैप्टर का एनालिसिस, तीन टॉपिक का एनालिसिस रादर। फर्स्ट टॉपिक इज इन्वायरमेंटल क्राइसिस इन इंडिया। तो 5 जून को क्या होता है? 5 जून को एक तरह से इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो इन्वायरमेंट डे के रिगार्डिंग आज आपको मैक्सिमम टॉपिक जो देखेंगे वो इन्वायरमेंट के ऊपर ही देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज इन्वायरमेंटल क्राइसिस इन इंडिया। इंडिया के अंदर या रादर पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या क्या इन्वायरमेंटल क्राइसिस है वो आपको पता चलेगा। साथ साथ उससे इंपॉर्टेंट डेटा और सॉल्यूशंस भी आपको पता चलेंगे जो मेंस के लिए काफी यूजफुल होंगे, जीएस पेपर 3। सेकंड टॉपिक इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025, हाउ इंडिया पुशेस फॉर इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन। अब जब इन्वायरमेंटल क्राइसिस होता है, उससे जो डैमेज होता है, तो इंडिया उसको रीस्टोर करने के लिए कैसे स्टेप ले रहा है। That is again very very important for your GS paper 3. And third, climate change threats to Indian agriculture. क्लाइमेट चेंज ने इंडियन एग्रीकल्चर को कैसे थ्रेट क्रिएट किया हुआ है और इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो ये भी जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल थ्री टॉपिक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल क्राइसिस इन इंडिया, चैलेंजेस एंड सोल्यूशन। As we observe World Environment Day on June 5, it is crucial to assess how the previous decade has affected existing environmental crisis। पुराना जो डिकेड है, प्रीवियस डिकेड्स रादर, उसने किस तरह से इन्वायरमेंटल क्राइसिस को अफेक्ट किया है। खासकर लास्ट 10 साल की अगर हम बात करें, इंडिया लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फेस सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस दैट हैव इंटेंसिफाइड। बाकी वर्ल्ड की तरह इंडिया का भी जो इन्वायरमेंटल चैलेंज है वो लास्ट कुछ सालों में एम्पलीफाई हुआ है, इंटेंसिफाई हुआ है। अब हम प्लेनेट की क्राइसिस के बारे में बात करें तो पूरे इन्वायरमेंट में तीन तरह की क्राइसिस देखने के लिए मिलती है हमें। एक, कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन या ओवरऑल बोले तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे खतरे हो रहे हैं। ठीक है। सेकेंड इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, चाहे फ्लोरा हो, चाहे फौना हो, ट्रीज हो या एनिमल्स हो, या इनफैक्ट छोटे छोटे जो भी आपके बैक्टीरियाज और बाकी चीज़ें हो, इनका भी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। पॉल्यूशन पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम के लिए दिख रही हैं। अगर हम लास्ट 10 साल की बात करें, ग्लोबल CO2 emission rose from 34.1 to 37.4 बिलियन मेट्रिक टन बिटवीन 2015 से 2024। तो ग्लोबल CO2 इमिशन में एक 10% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। अब आप बोलोगे सर 10 साल में 10% का इंक्रीज तो बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं है। बट बात कहाँ थी? 2016 में, 15 में जब पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, तो उस टाइम के बाद से ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना था, यहाँ तो बढ़ ही गया है। यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन बढ़ ही गया है। अगर तब से अगर हम लोग कम कर पा रहे होते तो यहाँ हमारा काम जो है वो अच्छा चल रहा होता। बायोडाइवर्सिटी का लॉस तो हो ही रहा है, मास एक्सटिंक्शन हो रहा है, और पॉल्यूशन में भी इंडिया वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बना हुआ है, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे सॉयल पॉल्यूशन हो। The world is grappling with three deeply intertwined planetary crises. In India, emissions surged from 2.33 billion to 3.12 बिलियन। इंडिया में 2.33 बिलियन से 3.12, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने के लिए मिला है। अगर हम बात करें 2.33 से 3.12, ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा का इंक्रीज देखने के लिए मिला लास्ट 10 साल की बात करें। तो ये सीधे सीधे दिखाता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बढ़ा है तो कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट हैं किस पे? कोयले पे, और कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट है ऑयल पे। कोयला और ऑयल पर डिपेंडेंट है, इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बढ़ रहा है। बायोडाइवर्सिटी को लेके क्या थ्रेट है? इंडिया विथ अ मेगा डाइवर्स इकोसिस्टम। इंडिया एक मेगा डाइवर्स कंट्री बोला जाता है जिसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। फेस ग्रोइंग थ्रेट्स फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, वेटलैंड डिग्रेडेशन, जो वेटलैंड है डिग्रेडेड हो रहे हैं। मोनोकल्चर एग्रीकल्चर। मोनोकल्चर एग्रीकल्चर मतलब क्या है? हम सिर्फ एक टाइप का एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एक सिंगल क्रॉप लगा रहे हैं। सिंगल सीजन में हम एक ही क्रॉप बार बार लगाते हैं, बार बार हम जहाँ राइस लगा रहे हैं वहाँ राइस ही लगा रहे हैं 10 साल 20 साल से। ठीक है, जहाँ वीट लगा रहे हैं वहाँ वीट ही लगा रहे हैं 10 साल 20 साल से। जहाँ शुगर केन लगा रहे हैं वहाँ शुगर केन ही लगा रहे हैं 10 साल 20 साल से। तो इसको क्या बोलते हैं? मोनो कल्चर एग्रीकल्चर। मोनोकल्चर एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर यूपीएससी या एपीएससी में अलग से एक पूरा पूरा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। These pressures are causing unprecedented ecological disruptions across the country's varied landscape. Air pollution crisis. Pollution, particularly air pollution, has remained
स्टबर्नली हाई, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हाई रहा है। इंडिया कंसिस्टेंटली रैंक्स अमंग द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, इंडिया को कंसिस्टेंटली रैंक किया गया है वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज में, विद दिल्ली फ्रिक्वेंटली टॉपलिंग ग्लोबल लिस्ट फॉर पुअर एयर क्वालिटी अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ रेजिडेंट। वहां दिल्ली जो है एक तरह से पूरा पूरा ग्लोबल लिस्ट को टॉपल कर रहा है पुअर एयर क्वालिटी में, मिलियंस ऑफ रेजिडेंट को क्या कर रहा है, अफेक्ट हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली में तो एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, दिल्ली और एनसीआर में, ये तो हम जानते ही हैं। अब रूट कॉज क्या है, रूट कॉज फॉसिल फ्यूल पे बोला जा रहा है, चाहे हम ऑयल बोले चाहे हम कोयला बोले, ये सब किस में आ जाते हैं, फॉसिल फ्यूल पे आ जाते हैं। और डिफॉरेस्टेशन तो हम कर ही रहे हैं। फॉसिल फ्यूल, मोस्ट ग्लोबल कार्बन एमिशन आर ड्रिवन बाय कोल, ऑयल, गैस कंजम्पशन इन पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, heavy industries. In India, coal still accounts for nearly 70% of electric generation। मतलब सोचिए 70% हम कोयला ही यूज करेंगे तो ऑब्वियस बात है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन तो हमारा बढ़ेगा ही। In India, forest clearance for roads, mining and dams have increased, especially in biodiversity-rich regions like the Western Ghat and the Northeast. लैंड यूज के क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग, कन्वर्जन ऑफ नेचुरल हैबिटेट टू इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और अर्बन यूज हैज एक्सेलरेटेड, डिस्ट्रॉइंग क्रिटिकल इकोसिस्टम एंड देयर सर्विस। लैंड यूज का भी चेंज हो रहा है, नेचुरल हैबिटेट जो एनिमल्स के हैं उनको काट के हम लोग वहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ भी इफेक्ट काफ़ी हो रहा है। एडिशनल इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स, एडिशनल इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर देख रहे हो ना, ये पूरी नदियां हमारी प्लास्टिक से भरी हुई हैं, है ना। आप गुवाहाटी में ही भरालू रिवर को देख सकते हो, पूरा का पूरा एक तरह से बर्बाद पड़ा हुआ है। एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन, हाई इनपुट मोनोकल्चर, अगेन मोनोकल्चर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, डायरेक्टली कैन बी आस्क्ड इन मेंस एग्जामिनेशन। स्पेशली ड्रिवन बाई एग्री बिजनेस, शुगर केन लगा रहे हैं तो शुगर केन ही लगा रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर बिजनेस उस पर डिपेंड कर रहा है। डिस्ट्रॉय हैबिटाट, पॉल्यूट वाटर बॉडीज विथ नाइट्रेट्स, हम बहुत ज़्यादा यूरिया अगर यूज़ करेंगे तो वो यूरिया क्या होता है, खेतों से बह के वाटर स्ट्रीम्स में जाता है, तो वाटर बॉडीज़ को नाइट्रेट से पॉल्यूट करता है। हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उससे पॉल्यूट होता है, और प्लास्टिक तो हम डालते ही हैं बहुत ज़्यादा। वेस्ट मिसमैनेजमेंट, इंडिया जनरेट 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट एनुअली, ऑफ विच बेयरली 20% इज सिग्निफिकेंटली प्रोसेस्ड। हम प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे, जितना वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस दैट। जो हमारे जो लैंड फील्स हैं वो अनरेगुलेटेड, जहां हम जाके कचरा डंप करते हैं दैट इज अवर लैंड फील, वो अनरेगुलेटेड, उसको हम रेगुलेट नहीं करते, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, पहाड़ बनता जाता है। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे पहाड़ आपको लैंड फिल्स के देखने के लिए मिल सकते हैं, और कोई भी सिटी के अराउंड में आपको लैंड फिल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, टिपिकली हाईवे हाईवे के आसपास, जहाँ पे पूरा शहर का कचरा जाके जमा हो रहा होता है। अनट्रीटेड सीवेज, हमारे सीवेज जो है, जो इंडस्ट्रियल स्ट्रीम्स जो है जहाँ रिवर में जाके मिल रही होती हैं, ये सीवेज जो है हम बिना ट्रीट किए इंडस्ट्री से डायरेक्ट रिवर में निकाल देते हैं, जिससे कि रिवर भी पॉल्यूट हो रहा है और बाकी इकोसिस्टम भी पॉल्यूट हो रहा है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस हैव पॉल्यूटेड रिवर लाइक गंगा एंड यमुना, यमुना देखो, यमुना पूरी झाग झाग हो रखी है। ओवर कंजम्पशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर कंजम्पशन तो करते ही हैं हम, कपड़ों के लाइन लगा के रखे हैं हम लोग, जूतों की लाइन लगा के रखे हैं, तो हमारा कंजम्पशन ओवर कंजम्पशन पे तो चल ही रहा है। द ग्लोबल्स नॉर्थ हाई कंजम्पशन, ग्लोबल नॉर्थ मतलब यहाँ डेवलप्ड कंट्रीज की बात हो रही है, उन लोगों का कंजम्पशन और ज़्यादा हाई है। एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स एक्सटर्नलाइज पॉल्यूशन एंड इकोलॉजिकल डैमेज टू द ग्लोबल साउथ, जो ग्लोबल साउथ को इकोलॉजिकल डैमेज देता है। इंडियाज इन्वायरमेंटल पोजीशन, हमारा इन्वायरमेंटल पोजीशन क्या है, हम पर कैपिटा मतलब पर पर्सन 1.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर हमारा ये कार्बन फुटप्रिंट आता है, जबकि यूएस का 14.7 आता है। अगर आप ध्यान से देखोगे दैट इज मोर देन 7 टाइम्स। यूएस का एक पर्सन का कार्बन एमिशन जो है, इंडिया के एक पर्सन के कार्बन एमिशन से एवरेज 7 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस का एक पर्सन जो है वो 7 टाइम्स ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नाक से रिलीज कर रहा है, ये नहीं है। वो जितना कंजम्पशन करता है, जो कपड़े खरीदता है, जो गाड़ियाँ खरीदता है, जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जितना उसके लाइफ को चलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, वो जो है इंडिया के एक एवरेज पर्सन से 7 टाइम्स ज़्यादा है। बट हमारा पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और टोटल एमिशन हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जो कि कहाँ पहुँच जा रहा है, बिलियन में पहुँच जा रहा है। एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी इंडिया हैज अ स्मॉलर पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट, येट उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। आपको जिंदा रखने में जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, सिर्फ सांस लेने से नहीं, आप क्या कपड़े खरीद रहे हो, क्या जूते खरीद रहे हो, क्या कंजम्पशन कर रहे हो, क्या गाड़ी चला रहे हो, किस गाड़ी से, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो तो उसका भी। तो ऐसे अगर हम पूरे इंडिया का एवरेज निकालते हैं तो वो पूरा
क्या बोला जाता है, पर पर्सन के हिसाब से बोला जाता है कार्बन फुटप्रिंट। Yet its aggregate emission are rising due to rapid industrialization and urbanization. The poor bear the brunt of pollution and climate shock. कौन burn करता है? Poor. Whether in Delhi's smog-choked slums or drought-stricken village in Maharashtra. चाहे दिल्ली का वो smog-choked slum हो, चाहे वो drought-stricken village हो, कहाँ पे? महाराष्ट्र में. Global responsibility and action. Global North accountability. Wealthy nation must cut emission and provide climate finance. वेल्दी नेशन को एमिशन को कट करना चाहिए और क्लाइमेट फाइनेंस को प्रोवाइड करना चाहिए। क्लाइमेट फाइनेंस पैसा वही दे सकते हैं, पैसा के अलावा वो टेक्नोलॉजी दे सकते हैं जिससे कि ग्रीनरी की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉल्यूटिंग कॉर्पोरेशन नीड स्ट्रिक्ट लॉज एंड कार्बन टैक्सेशन। पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज पे कार्बन टैक्सेशन होना चाहिए। क्लाइमेट जस्टिस किसके लिए? हिस्टोरिकल एमिशन को एड्रेस करना है, करंट इनइक्विटीज को एड्रेस करना है। India is also a victim of environmental damage caused by global forces. Global forces ने जितना environmental damage किया है उसके भी हम victim हैं। Climate change जो historical emission जो industrial revolution और developed countries की वजह से ज़्यादा हो रहा है, और हम पे ये प्रेशर हो रहा है कि हम लोग और ज़्यादा डेवलप नहीं हो, हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं करें, जबकि हमारा राइट भी है डेवलप होते रहना। ठीक है, तो इंडिया का मानसून इंटेंसिफाई हो गया है, फ्लड्स बढ़ गए हैं, हीट वेव्स आ रहे हैं इंडिया में, वाइल बायोडाइवर्सिटी लॉस हैज वीकेंड इंडियाज फूड सिस्टम एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बायोडाइवर्सिटी के लॉस से इंडिया का फूड सिस्टम और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया है? वीक हो गया है। फ्यूचर डेवलपमेंट के क्या पाथ होंगे? हमको ग्रीन पॉलिसी को इन्फोर्स करना होगा। कॉर्पोरेशन नॉट एडहेरिंग टू ग्रीन पॉलिसी शुड फेस मार्केट रेस्ट्रिक्शन। कॉर्पोरेशन जो ग्रीन पॉलिसीज पे एडहेयर नहीं कर रहे हैं उनको मार्केट रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना होगा। सिस्टमिक चेंज लेके आना होगा, क्रिएट प्रोटोकॉल दैट इनकरेज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन करना होगा, शिफ्ट टुवर्ड लो कार्बन लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर पे हमें शिफ्ट होना होगा। द फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल कंसर्न्स, क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल will pave the way for systematic change that prioritize sustainability over short-term economic gain, ensuring a healthier planet for future generation. अब हम सेकंड टॉपिक के ऊपर आते हैं। सेकंड टॉपिक भी इन्वायरमेंट के ऊपर है कि इंडिया अपनी इकोलॉजी को जो लॉस हो चुका है, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, जो पॉल्यूशन है, उनको वापस से ठीक करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए हम लोग क्या स्टेप्स ले रहे हैं। दैट इज हाउ इंडिया पुशेस फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशंस। इसमें पहला सीधे सीधे आ जाएगा आपका टॉपिक, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन मोदी जी ने स्टार्ट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये मोदी जी का फोटो है, प्लांटेड अ सैपलिंग एट द भगवान महावीर वनस्थली पार्क इन दिल्ली, स्ट्रेंथनिंग द एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। और साथ साथ हमारा ग्रीन अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भी चल रहा है। अरावली जो है, जो आप देखोगे दिल्ली हरियाणा के साइड से निकलते हुए राजस्थान के साइड की तरफ जा रहा होता है, पूरा बंजर हो रखा है ना, ट्रीज वहां पे खत्म हो रखे हैं, तो उसको वापस से वहां पे ट्रीज लगाना है। यही है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, उसको एक ग्रीन वॉल की तरह कन्वर्ट करना है जिससे कि आपका इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन करने का काम किया जाए। द प्रोजेक्ट एम्स टू कॉम्बैट degradation of the 700-kilometer Aravalli mountain range, which acts as a natural barrier against sand and dust from the Thar desert. Thar desert से जो भी सैंड एंड डस्ट आता है उसके लिए अरावली क्या करता है, एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। बट डिफॉरेस्टेशन से बहुत ज़्यादा, माइनिंग और अर्बनाइजेशन से बहुत ज़्यादा सफ़र किया हुआ है इसने। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस के बारे में भी थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब थ्रेटेंड ट्री स्पीसीज भी हैं, पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय लैंड भी है, क्रॉप प्रोडक्शन एट रिस्क, इन तीनों के बारे में यहाँ डेटा हम डिस्कस करते हैं। अर्थ इज एक्सपीरियंसिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस एट एन अलार्मिंग रेट। पूरा पूरा अर्थ बायोडाइवर्सिटी लॉस से जूझ रहा है। स्टडीज एस्टिमेट दैट स्पीसीज आर नाउ गोइंग एक्सटिंक्ट। बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब फ्लोरा एंड फौना का लॉस, फ्लोरा एंड फौना मतलब एनिमल्स का लॉस और किसका लॉस, ट्रीज का लॉस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस। गोइंग एक्सटिंक्ट एट रेट 10 to 100 टाइम हायर देन द नेचुरल रेट। ये 10 से 100 टाइम हायर जो है, नेचुरल रेट से भी 10 से 100 टाइम हायर रेट से ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। अकॉर्डिंग टू IUCN, ओवर 1/3 ऑफ वर्ल्ड ट्री स्पीसीज आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन। 1/3 ट्री स्पीसीज जो है एक्सटिंक्शन से थ्रेटेंड है। 1/3 ट्री स्पीसीज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थ्रेटेंड ट्री स्पीसीज, ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जितने ट्री स्पीसीज हैं उसका 1/3
जो है वो थ्रेटेंड है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। 40% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो लैंड डिग्रेडेशन से अफेक्टेड है। ठीक है। IPBES warns the continued biodiversity decline will directly undermine progress towards sustainable development goal related to poverty, hunger, health and water. IPBES ये वार्न करता है कि बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन जो है वो अंडरमाइन करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्रोग्रेस, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ एंड वाटर। Ecological restoration is urgently needed, especially in India, where development pressure and climate change are accelerating ecosystem degradation. अब हम बात करते हैं कि इंडिया ने इकोलॉजी को रिस्टोर करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाया है। तो देखो ये ट्रीज देख रहे हो, इंडिया ने ट्रीज वगैरह को, फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाया है। 1972 से एक तरह से हमारा स्टेप शुरू होता है। हमने पहला स्टेप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके बारे में आप पढ़ते हो प्रीलिम्स में, वो उठाया था। वन अधिनियम 1980 में आया था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट हमने 2002 में बनाया। पॉल्यूशन वगैरह से टैकल करने के लिए हमने वाटर एक्ट बनाया। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, खासकर वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में हमने ये तैयार किया। फिर वापस ट्रीज की बात करें तो नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम बनाया। ग्रीन इंडिया मिशन आया हमारा 2014 में, और कैंपा एक्ट आया 2016 में। कैंपा है ना, कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन, जिसमें हम लोग प्रमोट करते हैं कंपलसरी एफॉरेस्टेशन। जहां डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वहां एफॉरेस्टेशन भी होना चाहिए। रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, जहां हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं और वाटर की बात करते हैं। नमामि गंगे जो गंगा के लिए था, यमुना एक्शन प्लान जो यमुना के लिए था, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, इक्वेटिक इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए। अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं दैट यू कैन डायरेक्टली मेंशन इन योर मेंस एग्जामिनेशन। Currently, about 30% of land in India is degraded and 25% is undergoing desertification. That is alarming. Although the National Forest Policy mandate 33% forest cover, India का current forest cover कितना है 24.62. India has enacted, अब forest cover अलग होता है, tree cover अलग होता है। ट्री कवर मतलब जहाँ फॉरेस्ट नहीं है बट शहरों में ट्री है, तो वो ट्री कवर भी इंक्लूड हो जाता है। तो फॉरेस्ट कवर से ज्यादा थोड़ा ट्री कवर होगा इंडिया में। India has enacted various law and launched multiple program to address this challenge. हमने बहुत सारा प्रोग्राम और चैलेंज चलाया है। लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल मॉडल्स, ग्लोबल मॉडल से हम क्या सीख सकते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटल चैलेंज, यूरोपियन यूनियन नेचर रिस्टोरेशन लॉ, यूरोपियन यूनियन का नेचर रिस्टोरेशन लॉ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेचर को रिस्टोर करने का लॉ, जो डायरेक्टली यू कैन मेंशन योर आंसर्स, मेरिट्स अटेंशन एज अ पोटेंशियल मॉडल। This comprehensive legislation represents a key part of EU's biodiversity strategy and broader European Green Deal. European Green Deal के बारे में भी ये बहुत कुछ चीजें बयान करता है। By examining successful international framework, India can develop more effective approach to ecological restoration that address the specific challenges facing its diverse ecosystem while building on global best practices. यूरोपियन यूनियंस नेचर रिस्टोरेशन लॉ, यूरोपियन यूनियन का नेचर रिस्टोरेशन लॉ क्या कहता है 2024 में, है ना, यूरोपियन यूनियन नेचर रिस्टोरेशन लॉ विच इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन जून 17 2024 एम्स टू रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड बिल्ड रेजिलिएंट इकोसिस्टम। ये रेजिलिएंट इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश करता है। ठीक है, प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा गया। इट सीक्स टू कंट्रीब्यूट टू द ब्रॉडर गोल्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। क्लाइमेट चेंज का मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज के अडेप्टेशन के लिए ब्रॉडर गोल तय करता है। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, मतलब जो लैंड डिग्रेड हो चुके हैं उनको और ज्यादा डिग्रेड बचाना, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी पे काम करता है। फूड सिक्योरिटी को इनहेंस करने पे काम करता है। ये दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। This comprehensive legislation establishes a framework for restoring damaged ecosystem across the EU with specific target and timeline for member state to follow. Member states के लिए specific target होगा और timeline होगा। अब EU का रिस्टोरेशन लॉ का फीचर्स क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टारगेट, टारगेट वाइज काम किया गया है वहां पे। सेट्स स्पेसिफिक गोल फॉर रिस्टोरिंग टेरेस्ट्रियल, कोस्टल, मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, कोस्टल इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, मरीन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए अलग टारगेट यहाँ सेट किए गए हैं। इकोसिस्टम कवरेज इंक्लूड फॉरेस्ट, वेटलैंड, ग्रासलैंड, रिवर एंड लेक्स फॉर इंप्रूविंग एंड रिस्टोरिंग बायोडाइवर्स हैबिटेट। बायोडाइवर्स हैबिटेट को रिस्टोर करने के लिए यहाँ इकोसिस्टम कवरेज किया गया है। फॉरेस्ट को इंक्लूड किया गया है, वेटलैंड्स को इंक्लूड किया गया है, ग्रासलैंड्स को इंक्लूड किया गया है, रिवर्स एंड लेक्स को
किया गया है फॉर इम्प्रूविंग एंड रिस्टोरिंग बायोडाइवर्स हैबिटाट्स। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स क्लियर गाइडलाइन एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म टू इंश्योर इफेक्टिव रिस्टोरेशन। क्लियर गाइडलाइंस दिया गया है एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म दिया गया है जिससे कि रिस्टोरेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी एंड अर्बन ग्रीनिंग गोल्स। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी का और अर्बन ग्रीनिंग गोल्स का कि अर्बन एरियाज को हम कैसे ग्रीन कर सकते हैं। पॉलिनेटर प्रोटेक्शन, तो फर्स्ट इज पॉलिनेटर प्रोटेक्शन। द रेगुलेशन एम टू रिवर्स biodiversity loss by halting the decline of pollinators like bees and butterflies by 2030। रेगुलेशन एम करता है बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिवर्स करना बाय हॉल्टिंग डिक्लाइन ऑफ पॉलिनेटर। पॉलिनेटर कौन होते हैं? बीज। बीज का जो डिक्लाइन है उसको कम करना। पॉलिनेटर का काम क्या है? एक ट्रीज या एक जो भी आपका फ्लोरा स्पेसीज है, फ्लोरा फौना जो भी स्पेसीज है, वहां से बीज लेकर के और कहीं और पे गिराना सो दैट कि वहां पे और ट्रीज ग्रो हो, तो इनको बोलते हैं पॉलिनेटर स्पेसीज। बीज और बटरफ्लाई का काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल होता है, उनको उनका जो डिक्लाइन है उनको रोकने की बात यहाँ हो रही है। इट सीक्स टू इनहेंस बायोडाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम थ्रू मेजर्स सच एज बूस्टिंग ग्रासलैंड बटरफ्लाई पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग हाई डाइवर्सिटी लैंडस्केप फीचर। और हाई डाइवर्सिटी लैंडस्केप फीचर को भी यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। अर्बन ग्रीनिंग क्या है? मेंबर स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्लांट एटलीस्ट 3 बिलियन एडिशनल ट्रीज बाय 2030। मेंबर स्टेट्स को ये बोला गया है कि 3 बिलियन एडिशनल प्लांट लगाएं। कब तक लगाएं? 2030 तक लगाएं। एंड टू इंश्योर नो नेट लॉस ऑफ ग्रीन स्पेस बाय 2030। कोई ग्रीन स्पेस का लॉस नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? 2030 तक नहीं होगा। द रेगुलेशन रिक्वायर्स नेशनल रिस्टोरेशन प्लान by September 1, 2026, covering the period up to 2050 with intermediate deadline and monitoring by the European Commission। जिसको यूरोपियन कमीशन क्या करता रहेगा? मॉनिटर करता रहेगा। इसको हम बोलते हैं अर्बन ग्रीनिंग। अर्बन एरियाज को और ग्रीन करने की बात चल रही है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर मेंस एग्जामिनेशन। ग्लोबल इकोसिस्टम रिवाइवल एफर्ट। Various international initiatives have addressed environmental degradation and biodiversity loss. IUCN has maintained the Red List of Threatened Species 1964 as a key monitoring tool। IUCN ने मेंटेन किया है एक रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। कब से? 1964 से। ये आपको पता ही है, जिसमें कि थ्रेटेंड स्पीसीज होते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड सारे स्पीसीज के नाम होते हैं। ग्लोबल एग्रीमेंट्स भी है बहुत सारे। रामसार कन्वेंशन का नाम आपने सुना है, साइट्स का नाम आपने सुना है, यूएनसीसीडी, यूएनसीबीडी, सबका नाम अभी तक आपने सुन लिया होगा अगर आप लास्ट 3-4 महीने से पढ़ाई कर रहे हो। नहीं किए हो तो आगे सुन लोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रामसार कन्वेंशन किसके लिए होता है? वेटलैंड्स के लिए होता है। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। वेटलैंड्स मतलब जो लेक तो नहीं है बट बहुत बड़े एक तरह से वेट एरियाज हैं। साइट्स जो है वो ट्रेड की बात करता है, स्पेसीज, इंडेंजर्ड स्पेसीज में ट्रेड को एक तरह से रेगुलेट करता है, प्रोटेक्ट करता है। यूएन, यूनाइटेड नेशन का सीसीडी डेजर्टिफिकेशन से कॉम्बैट करने की बात करता है, और यूनाइटेड नेशन का सीबीडी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने की बात करता है। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिलेटेड ही कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है। सेट अ टारगेट टू रीच टू 30% ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम। 30% डिग्रेडेड इकोसिस्टम को 2030 तक रिस्टोर करना है। वाइल द यूएन डिक्लेयर्ड 2021 से 2030 एज अ डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये 10 साल जो है ये एक तरह से ये डिकेड है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का। दैट इज अगेन हाईली इंपॉर्टेंट। डिस्पाइट दिस एफर्ट द एब्सेंस ऑफ कोहेसिव enforceable global framework remains a significant issue। अब बियॉन्ड प्रोटेक्शन क्या क्या प्रोएक्टिव रीजनरेशन का काम किया जाएगा? बायोसेंट्रिज्म मतलब रिकॉग्नाइजिंग नेचर्स इंट्रिंसिक वैल्यू। बायो को, बायोलॉजी को सेंटर में रखना है ना। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसका खुद का सेल्फ वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कॉइन्स जब पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि गोल्ड कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन, इनका खुद का अपना वैल्यू होता है। अगर ये करेंसी नहीं भी है फॉर एग्जाम्पल, तब भी आप दिवाली पे कॉपर कॉइन, गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन तो खरीदते हुए, इनसे कुछ और चीज़ें बनाई जा सकती हैं। उसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर आता है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू की वो आपको एज ए इंस्ट्रूमेंट फायदा दें, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। प्रोएक्टिव रीजनरेशन, रिस्टोरिंग व्हाट हैज बीन लॉस्ट। जो लॉस्ट हो गया है उसको प्रोएक्टिव रीजनरेट किया जाए। कंजर्वेशन, प्रिजर्विंग व्हाट रिमेन्स, उनको प्रिजर्व किया जाए जो पहले से रिमेन्ड है। इन द फेस ऑफ एक्सेलरेटिंग environmental degradation, nature restoration needs to become the new norm। नेचर रिस्टोरेशन को नया नॉर्म बनना पड़ेगा। गोइंग बियॉन्ड प्रोटेक्शन अलोन, सिर्फ प्रोटेक्शन की बात यहाँ नहीं करेंगे। वाइल कंजर्वेशन एफर्ट हैज
historically focused on preserving what remains. Today's ecological crisis demands proactive regeneration of what has been lost. आज का इकोलॉजिकल क्राइसिस इस चीज की डिमांड करता है कि जो लॉस हो गया है उसको प्रोएक्टिवली हम वापस लेके आए. टू अचीव दिस, अ ग्लोबल मॉडल लीगल फ्रेमवर्क ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन विथ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन क्या होना चाहिए? बाइंडिंग होना चाहिए. फंडिंग मैकेनिज्म होना चाहिए. नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, है ना, जैसे कि क्लाइमेट ट्रिटीज में होता है, यूएनसीसी डी में होता है, या यूएनसीबीडी में होता है, या यूएन यूएन एफ ट्रिपल सी में होता है. वुड बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. अ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्टोरेशन फ्रेमवर्क फॉर इंडिया क्या होगा? इकोलॉजिकल बेसलाइन मैपिंग. हम बेसलाइन की मैपिंग करिए. सारे कीवर्ड्स हैं जो आपका, जो सीधे सीधे आप आंसर्स में लास्ट में वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन में लिखोगे. कॉम्प्रिहेंसिव बायोडाइवर्सिटी मैपिंग अक्रॉस ऑल इकोसिस्टम. कॉम्प्रिहेंसिवली बायोडाइवर्सिटी को मैप करना है अक्रॉस ऑल इकोसिस्टम. गवर्नेंस मल्टी लेवल होना चाहिए. मैंडेटेड रिस्टोरेशन अक्रॉस ऑल लेवल, सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट्स. कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना है. बॉटम अप अप्रोच मतलब नीचे से, बॉटम अप अप्रोच मतलब नीचे से कम्युनिटीज इन्वॉल्व होंगी और वो ऊपर तक पहुंचेगा. सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे. फॉर इंडिया, मोस्ट रिस्टोरेशन लॉज, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज आर ईदर कंजर्वेशन सेंट्रिक और फ्रेगमेंटेड. या तो वो कंजर्वेशन सेंट्रिक है, कंजर्वेशन को लेके हैं, और फ्रेगमेंटेड है. देयर इज अ नीड ऑफ फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल फ्रेमवर्क ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल फ्रेमवर्क की जरूरत है. ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन लॉ while adapting to India's unique context. While ecological restoration offer undeniable socio-economic benefit, it should not be reduced to a utilitarian exercise. एक यूटिलिटेरियन एक्सरसाइज नहीं बन के रह जाए, रादर नेचर का जो इंट्रेंसिक वैल्यू है, जिसमें हम बायोसेंट्रिज्म की बात करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है. नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे. क्लाइमेट चेंज थ्रेट्स टू इंडियन एग्रीकल्चर. क्लाइमेट चेंज जो इंडियन एग्रीकल्चर को थ्रेट कर रहा है, ये हम इससे कैसे डील किया जाए. On World Environment Day, it's crucial to emphasize the relationship between agriculture, food security, increasing risk posed by climate change. एग्रीकल्चर धीरे धीरे और ज्यादा ससेप्टिबल होते जा रहा है विथ वेरिएबल एंड एक्सट्रीम वेदर पैटर्न, इम्पैक्टिव क्रॉप यील्ड एंड अफेक्टिंग फार्मर्स लाइवलीहुड. फार्मर का लाइवलीहुड इससे काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहा है. क्लाइमेट इंड्यूस्ड स्ट्रेस हैज कंपाउंडेड एग्जिस्टिंग एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस. जैसे जो पहले से अग्रेरियन डिस्ट्रेस है, अग्रेरियन मतलब जो हमारे फार्मर हैं जो पहले से डिस्ट्रेस में हैं, उसको वो क्या हो गया है, उनका क्लाइमेट इंड्यूस स्ट्रेस ने उनको और ज़्यादा परेशान किया है. खासकर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो इंडिया में 87% के आसपास है, विथ लिमिटेड एडाप्टेशन रिसोर्स इन ट्राइबल एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट लाइक खमन इन तेलंगाना. तो खमम जो तेलंगाना में है, वहाँ पे एक तरह से एडाप्टेशन टेक्निक्स भी हम लोग अपनाते हैं. डिस्पाइट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, अ कॉम्प्रिहेंसिव वेल फंडेड नेशनल अप्रोच इंटीग्रेटिंग एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन इनटू एग्रीकल्चरल प्लानिंग इज नीडेड. मतलब कि अगर अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज से हम एडाप्ट करें. एडाप्ट कैसे करना है और मिटिगेट कैसे करना है, मतलब क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट हो रहा है उस इफेक्ट को कैसे डील किया जाए और क्लाइमेट चेंज को ही कैसे थोड़ा कम किया जाए. तो एक तरह से एडाप्टेशन और मिटिगेशन हमें दोनों पे फोकस करना होगा. फूड सिक्योरिटी को इफेक्ट करता है. राइस का प्रोडक्शन डिक्लाइन हो सकता है. जैसे ही टेम्परेचर 1 to 4 डिग्री से बढ़ेगा, राइस प्रोडक्शन 10 से 30% कम हो जाएगा. इससे फूड सिक्योरिटी काफी ज्यादा अफेक्ट होगा. मेज, मेज मतलब मक्का, कॉर्न बहुत ज्यादा वल्नरेबल है ना. आप क्रिस्पी कॉर्न जो खाते हो ना, मेज प्रोडक्शन को ड्रॉप बाई 25 to 70%. 70% कितना अलार्मिंग है, आप सोच भी नहीं सकते. टेम्परेचर सेंसिटिव बहुत होता है, creating significant challenge for farmer who depend on this crop for the livelihoods. Wheat yield production, wheat का yield reduce हो गया है. Government projection indicate that without adaptation measures, wheat yield may drop by 20% by 2050. wheat का yield जो है वो 20% ड्रॉप कर सकता है 2050 तक. थ्रेटनिंग इंडियाज फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी. इंडिया का फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर इकोनॉमी यहाँ थ्रेटन हो सकता है. क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी अक्रॉस इंडिया. इंडिया के अक्रॉस क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी क्या क्या है. तो पहली बात करते हैं सैफरन की, फिर बात करते हैं चिली की. चिली क्या है? खमम. फिर बात करते हैं टी का, वीट का और मेज का. ठीक है, तो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इन सब का है. जम्मू एंड कश्मीर में आप देखोगे सैफरन का वल्नरेबिलिटी सबसे हाई है. चिली का भी वल्नरेबिलिटी है. चिली मतलब जो आप खाते हो, है ना, मिर्चा. टी का वल्नरेबिलिटी भी है, वीट का भी है और मेज का भी है. तो मेज और वीट का तो
नेशनल लेवल वल्नरेबिलिटी है, टी का आसाम में है, चिली का खम्मम में है, खम्मम मतलब जो तेलंगाना में था, और सैफरन का जम्मू एंड कश्मीर में ही प्रोडक्शन होता है। As many as 310 districts have been identified as vulnerable to climate change. Khammam, a predominantly tribal district, is one such hot spot facing unseasonal heavy hailstorm in March and April, leading to heavy crop loss. Chili production in the state has declined over 1 lakh ton in just 1 year. इतना टन चिली का प्रोडक्शन एक बार में कम हो गया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी और एग्जाम्पल यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर शीट. This trend extends from India in Jammu Kashmir. Saffron production has plummeted by 67.5% between 2010-11 and 23-24. इतना परसेंट कम हो गया, सोचो. Assam and Darjeeling tea industries are grappling with reduced productivity and quality shift. Data suggests that 80% of Indian farmers have suffered crop losses due to adverse climatic event between 2019 and 2024. ये सीधे सीधे आप एग्जाम में लिखोगे. अब क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटजी हम कैसे बनाएंगे? देयर इज इनफ एविडेंस टू से दैट वी नीड अ न्यू स्ट्रेटजी टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर. द फॉलोइंग साइट्स आउटलाइन अ 3-pronged अप्रोच टू एड्रेस these challenges and build resilience in India's agriculture sector. These strategies focus on practical solutions that can be implemented across vulnerable regions, with particular attention to the need of small and marginal farmers who are most at risk for climate impact, जो कि ज़्यादा एक तरह से रिस्क में है. अब 3-pronged अप्रोच क्या है एग्रीकल्चर रेजिलियंस का? फर्स्ट, क्लाइमेट एडाप्टिव क्रॉप वेराइटीज. क्लाइमेट एडाप्टिव क्रॉप वेराइटीज क्या है? वाइडर एडॉप्शन 2900 क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज का करना चाहिए. एक तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इवोल्यूशन हो रहा है क्लाइमेट रिस्क को एड्रेस करने के लिए. कैश ट्रांसफर और ज़्यादा इनोवेटिव कर दिया जाए. इंडेक्स बेस्ड कैश ट्रांसफर जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में है उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है कि आप फसलों का भी इंश्योरेंस कराइए, है ना. खासकर बारिश कम हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो, तो आपके जो क्रॉप्स हैं वो इंश्योर रहेंगे. अगर क्रॉप्स का लॉस होता है तो अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत का इंश्योरेंस कराया है तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा. These three interconnected strategies form a comprehensive approach to building climate resilience in Indian agriculture by addressing seed quality. Seed quality को एड्रेस करना है, फाइनेंशियल प्रोडक्शन को एड्रेस करना है, इनोवेटिव सपोर्ट मैकेनिज्म डेवलप करना है. This framework provides multiple layer of protection for vulnerable farmers. vulnerable farmers के लिए multiple layer of protection ये लोग देते हैं. क्लाइमेट एडाप्टिव क्रॉप वेराइटीज क्या है? वाइडर एडॉप्शन. Promote 2900 climate adaptive crop varieties developed by National Agricultural Research System. नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम ने 2900 क्लाइमेट एडाप्टिव क्रॉप वेराइटीज डेवलप किया है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? एक तरह से लगाना चाहिए. सपोर्ट मैकेनिज्म. इम्प्लीमेंट सीड सब्सिडी, टारगेटेड एक्सटेंशन सर्विस, टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र एंड एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव. जो भी सीड्स डेवलप हुई हैं उसमें सब्सिडी मिलना चाहिए, एक्सटेंशन सर्विसेज मिलना चाहिए सीड्स के अलावा और कुछ सर्विस. टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सीड्स का एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स के थ्रू या कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू. लोकल गवर्नेंस उसमें हेल्प करे. मोबिलाइज पंचायत टू लीड मास अवेयरनेस कैंपेन्स ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन होना चाहिए यूनिवर्सिटीज का, एनजीओ का, लोकल एक्सटेंशन एजेंट का, जिससे कि आउटरीच और ज्यादा एम्पलीफाई हो. क्रॉप इंश्योरेंस को और ज्यादा इवॉल्व कराना है. व्हाट इज करंट लिमिटेशन? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मस्ट इवॉल्व, तो इवॉल्व करना पड़ेगा. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है क्रॉप के इंश्योरेंस के लिए है. टू एक्सप्लिसिटली इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशन इनटू इट्स रिस्क कवरेज. अलग से एक्सप्लिसिटली क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशन को इंटीग्रेट करे. While the scheme currently covers weather related crop loss, currently weather related crop loss को cover करती है, it does not adequately account for productivity loss stemming from long term and extreme climate variability. ये एक तरह से अकाउंट में नहीं लेती प्रोडक्टिविटी लॉस को, खासकर जो कि स्टेम करते हैं लॉन्ग टर्म एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट वेरिएबिलिटी से. ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात कर लेते हैं. This idea has gained global prominence. Recently, the European Commission, while highlighting huge agriculture loss of euro 28.3 billion annually due to climate change, had advocated for climate related risk insurance coverage for farmer. फार्मर के लिए एक तरह से क्लाइमेट
क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क इंश्योरेंस कवरेज की बात भी की गई है। क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव इंश्योरेंस हम लेके आए, क्लाइमेट रिस्क मॉडलिंग बनाया जाए, incorporate advanced climate science into insurance framework to better predict and assess risk specific to different agricultural region and crop। अलग अलग रीजन के लिए, अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग क्लाइमेट रिस्क का मॉडल बनना चाहिए, है ना। कि फॉर एग्जांपल वो चिली जो है, चिली हेल स्टॉर्म से परेशान है, कोई टेम्परेचर राइज से कोई क्रॉप परेशान है, कोई ड्राउट से परेशान है, परेशान मतलब स्ट्रेस में है। तो अलग अलग एरिया जो है या अलग अलग क्रॉप जो है अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उस हिसाब से क्लाइमेट रिस्क मॉडलिंग होनी चाहिए, उस हिसाब से उनका इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। रीजन स्पेसिफिक क्लाइमेट इंडिसेस बननी चाहिए, हर रीजन का अलग अलग पैरामीटर, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट, पायलट इंश्योरेंस टूल्स दैट disburse compensation based on clearly defined weather threshold, enabling faster payout without lengthy damage assessment। faster payout हो without lengthy damage assessment, damage assessment बहुत ज़्यादा lengthy नहीं हो। India must take the lead in pioneering climate responsive agriculture insurance model that address the specific challenge faced by farmer in different region। जो कि फार्मर जो भी स्पेसिफिक चैलेंज फेस करते हैं उनको एड्रेस करे। करंट इंश्योरेंस का इम्प्लीमेंटेशन और चैलेंज क्या है? फार्मर रिसीविंग टाइमिंग, टाइमली जिनको फार्मर को मिल रहा है वो इतने परसेंट है, और जिनको डिले मिल रहा है इंश्योरेंस का पैसा मिलने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, वो ये लोग हैं। डेटा सजेस्ट ओनली 20% फार्मर रिसीव टाइमली फाइनेंशियल सपोर्ट। सिर्फ 20% फार्मर को टाइमली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्या मिलता है? फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, बाकी लोगों को डिले मिलता है। In Khammam में hundreds of small and marginal farmers have experienced repeated delays, unresponsive insurance agent, उनके इंश्योरेंस एजेंट उनको रिस्पॉन्स ही नहीं करते, रिजेक्टेड क्लेम्स डिस्पाइट एविडेंट क्रॉप लॉस के बावजूद भी उनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है। दीज इम्प्लीमेंटेशन फेलियर, तो इम्प्लीमेंटेशन फेलियर को जो हाईलाइट किया गया है उसको और ज़्यादा फार्मर फ्रेंडली हमें करना पड़ेगा। इनोवेटिव अप्रोच, इंडेक्स बेस्ड कैश ट्रांसफर, वेदर डेटा को कलेक्ट किया जाए रियल टाइम लेवल पे। थ्रेशोल्ड कैलकुलेशन, प्री डिटरमाइंड क्लाइमेट थ्रेशोल्ड ट्रिगर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। प्री डिटरमाइंड क्लाइमेट थ्रेशोल्ड जो होता है वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को सीधे लेके आता है। मोबाइल में मनी ट्रांसफर किया जाए डायरेक्टली। रिकवरी सपोर्ट दिया जाए, फंड्स यूज फॉर इमीडिएट रिकवरी एंड रीप्लांटिंग, वापस से वो रीप्लांट कर पाए। नीड ऑफ द आवर इज टू एम्ब्रेस इनोवेटिव अप्रोच लाइक इंडेक्स बेस्ड कैश ट्रांसफर। इंडेक्स, कुछ इंडेक्स बना दिया जाए, है ना, कि इतना लॉस हो गया, 30% लॉस हो गया तो इतना पैसा मिलेगा, 50% हो गया तो इतना, है ना, ऐसे करके 80% लॉस हो गया तो इतना पैसा मिलेगा, तो ऐसे करके इंडेक्स बेस्ड कैश ट्रांसफर बना दिया जाए, पर्टिकुलरली इन क्लाइमेट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स। A successful example in the agriculture and the climate risk enterprise in Africa, which implemented a mobile-enabled, input-linked index insurance program where a smallholder farmer receive climate-triggered payout via mobile money। अब देखो ये सब हैं केस स्टडीज, अगर यही सब लिखोगे तो मार्क्स ऐसे ही मिलता है। दीज आर हाउ यू विल गेट द मार्क्स। कंटेक्चुअल सोल्यूशन क्या है? रीजन स्पेसिफिक अप्रोच, डेटा बैक्ड डिसीजन एंड क्लाइमेट जस्टिस। The path we chart today will not only safeguard the interest of our producer and consumer, but will also go miles in delivering climate justice to our farmer. By implementing comprehensive data-driven solution tailored to local condition, India can build a more resilient agricultural sector that withstand the growing challenge of climate change. Climate change, जो withstand करें growing challenge किसका? climate change का। तो आई होप सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।